हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 30वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 29 भाग नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र और अदिति को मंदिर में गए हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था। यही वजह थी कि फिरोज और उसके बाकी के साथियों के चेहरे पर उस वक्त बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था वो जल्दी ही मंदिर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्हें मंदिर के पास ही स्थित जंगल में घात लगाकर इंतजार करते हुए करीब 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। इस दौरान उन्होंने अपने साथ पर्याप्त हथियार भी ले रखे थे। जहां फिरोज के पास चाकू और पिस्टल थी, तो वहीं उसके बाकी के साथियों के पास हॉकी स्टिक्स थी। वो उन दोनों को अच्छे से रेकी कर रहे थे और उस मौके की तलाश में थे जब अदिति को वो धर दबोचकर वहां से ले जाना चाहते थे। हालांकि वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि अदिति के साथ रुद्र है। भाई, लग रहा है ये दोनों इस तरफ से नहीं आने वाले हैं, फिरोज के एक आदमी ने कहा। तू चुप कर बे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, सालों पर नजर बनाकर रखो, फिरोज ने दांत पीसते हुए कहा। और उसके बाद वो हिडिंबा माता मंदिर की तरफ देखने लगा। इस दौरान वो उन दोनों को देख रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि रुद्र और अदिति जब दोनों वहां से गाड़ी लेकर निकलेंगे तो फिर वो उन दोनों का पीछा करेंगे। उसके बाद मौका देखकर वो रुद्र की गाड़ी को बीच रास्ते में ही रुकवा कर अदिति को किडनैप कर लेंगे। उनका सबका प्लान यही था और यही वजह थी कि उन लोगों ने उसी जंगल वाले रास्ते के बगल में स्कॉर्पियो पहले से ही पार्क कर दी थी, ताकि जैसे ही अदिति और रुद्र उस रास्ते से होकर गाड़ी लेकर निकले, बीच रास्ते में ही वो उन्हें रोक सके। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उन सबको रुद्र और अदिति दोनों ही नजर आ गए। जल्दी से मास्क पहन लो, लग रहा है अब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके फिर से निकलेंगे। फिरोज के कहते ही वो सब तैयार हो गए। इधर दूसरी तरफ रुद्र और अदिति दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि फिरोज और उसकी गैंग अदिति को किडनैप करना चाहती है। वे दोनों ही मंदिर से बाहर आ चुके थे, जिसके बाद अदिति ने रुद्र से कहा, कितना सुंदर टेम्पल है ना ये, सच में। तुमने सही कहा। मैंने अपनी लाइफ में कई सपने देखे थे कि मैं इस तरह के इन छोटे छोटे मंदिरों को तुम्हारे साथ विजिट करूंगा, और देखो आज ये सपना भी पूरा हो गया। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। और वो देखो दूर पहाड़, मतलब क्या लोकेशन है। यहाँ सब कितना सुकून भरा है ना। तुम साथ हो तो तब भी सुकून भरा ही रहता है, रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति मुस्कुराती हुई टेम्पल एरिया से बाहर आ चुकी थी। उन दोनों की कार दूसरे साइड पार्क की हुई थी। यही वजह थी कि रुद्र ने उससे पूछा, उधर कहाँ जा रही हो तुम? मेरा मन कर रहा है मैं उस तरफ जाऊं। ये बर्फ से ढके पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अरे पागल, उस तरफ जंगल है, क्या करोगी तुम उधर जाकर? मैं बस ऐसे ही नेचर को फील करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? इट्स वेरी डेंजरस। तो आप हो ना मेरे साथ, तो फिर किस चीज का डेंजर? अदिति ने इतना कहा और उसके बाद वो पास ही की रेलिंग को पार करके जंगल की तरफ उतर गई। अरे तुम यह क्या कर रही हो, ये सेफ नहीं है, फिसल जाओगी। रुद्र ने उसके हाथ को टाइट पकड़ लिया। आप पकड़ लेना ना मुझे, वैसे भी हम बनारस में भी तो खेतों में घूम चुके हैं। याद है आपको, मैं जानबूझकर साइकिल से हिलती थी ताकि हम दोनों नीचे गिर जाएं। हाँ, सब याद है। तुम्हारा भी ना सब अजीब था। अजीब न था कुछ भी, बस आपके साथ जमीन पर गिरने का मजा ही कुछ और था। अदिति ने मुस्कुराकर रुद्र को देखते हुए कहा, अच्छा चलो फिर। रुद्र ने प्यार से उसके हाथ को थाम लिया और उसके बाद वो अपने साथ उस तरफ लेकर जाने लगा। इस दौरान अदिति के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। वो काफी खुश नजर आ रही थी। चलिए अब यहाँ बैठते हैं, दो सुकून के पल बिताते हैं। पहले कभी इस तरह से नेचर के इतना करीब बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला शादी के बाद, अदिति ने उसकी आंखों में देखकर कहा। रुद्र भी हल्का सा मुस्कुराया। इस दौरान वो दोनों हिडिंबा माता मंदिर से करीब 200 मीटर दूर आ गए थे। वे पास ही के एक पहाड़ी पर थे जहां कई बड़े पेड़ थे। इस दौरान वहां ठंड भी काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि अदिति उसके पास सटक कर बैठ गई।
जिसके बाद रुद्र ने भी कुछ पल के लिए उसे अपने गले से लगाकर आंखें मूंद ली थी। भाई अब क्या करें? फिरोज के आदमी ने उससे पूछा। करना क्या है, अभी के अभी अदिति को यहीं से ही किडनैप कर लेते हैं, इससे बेहतर मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। फिरोज ने उन पांचों से रुद्र और अदिति की तरफ बढ़ने को कहा। इस दौरान उन पर रुद्र की नजर न पड़ जाए इसलिए वे पेड़ों के पीछे से छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं फिरोज ऊपर की तरफ नजर बनाए हुए था कि उन सबको ये सब करते हुए कोई देख न ले। फाइनली वो जब सिक्योर हो गया तो उसने रुद्र पर अटैक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने को कहा, तो वहीं वो अपने दो बाकी के साथियों के साथ दूसरी तरफ से रुद्र को घेरने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समहाउ रुद्र और अदिति वहां से छुड़ाकर भाग जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, अदिति ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद रुद्र ने भी अपनी आंखें खोल ली। वो उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से रुद्र को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने रिएक्ट करने में ज्यादा देर नहीं की और चीखकर अदिति को दूर धक्का दे दिया। अदिति और वो खुद दूसरी तरफ कूद गया। तभी अगले ही पल लाठी से पत्थर पर जोरदार वार हुआ। उसने लाठी की परछाई को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। यही वजह थी कि लाठी वहीं पर ही टूट गई। ये साले, तेरी तो बच गया, मगर कब तक? उस आदमी का वार जैसे ही खाली हो गया, रुद्र ने अगले ही पल हवा में उछलकर जोर से उसकी लात से घुटने पर मारी। वो मुंह के बल गिर गया। रुद्र! अदिति इस दौरान जोर से चीखी। वो डर के मारे चीख पड़ी थी क्योंकि रुद्र के सामने 3 लोग थे और वो अकेला। वो कुछ सोच पाती तभी एक आदमी उसकी तरफ लपका। ये तेरी माँ की साले! दूसरा आदमी रुद्र के ऊपर जैसे ही लाठी से वार करने लगा, रुद्र ने फुर्ती से लाठी को पकड़ लिया और कोहनी की मारकर उसे हवा में उछाल दिया। ये मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, एक दूसरे आदमी ने चिल्लाकर उस पर वार करना चाहा कि तभी रुद्र ने पैर से उसको जोरदार किक मारी। वो दूर जाकर गिरा। आई आई वो दर्द के मारे करहा उठा। तेरी तो साले! एक लड़का उसकी तरफ दौड़कर आने ही वाला था कि तभी रुद्र ने लाठी को फेंककर उसके सिर पर दे मारा। ये आ! और अगले ही पल वो मुंह के बल गिरा। उसके बाद रुद्र ने सबको ढूंढना शुरू किया। इधर जैसे ही फिरोज को पता चला कि उसके चारों आदमियों पर रुद्र भारी पड़ रहा है, वो दौड़कर उसकी तरफ आया। उसने पीछे से रुद्र पर वार किया, जिससे वो सीधे मुंह के बल गिर गया। रुद्र! अदिति जोर से चीखी। ये साले, मेरी बीवी पर वार करोगे तुम? रुद्र ने अपना बचाव किया और उसके बाद जोर से लात की मारी। अगले ही पल एक आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तेरी तो! रुद्र ने जोर का गुस्सा एक और आदमी के मुंह पर मारा, जिसके बाद वो भी लुढ़कता हुआ सीधे अदिति के पास गिर गया। लेकिन अगले ही पल रुद्र जैसे ही फिरोज की तरफ कूदा, उसने अपना चाकू निकाल लिया। चुपचाप तुम्हारी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना, उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इस दौरान उसकी सांस फूल चुकी थी। तभी रुद्र ने उसके हाथ के मूवमेंट को देखकर गुस्से में जोर से कहा, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? रुद्र उसकी तरफ लपका, लेकिन अगले ही पल एक आदमी ने रुद्र की पीठ पर वार किया, जिससे वो मुंह के बल गिर गया। बचाओ! अरे कोई है, बचाओ! अदिति चीखी। वो इस दौरान काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन रुद्र पर वो लोग वार कर पाते इतने में ही रुद्र ने फिर से गुस्से में जोर से एक लात मारी, जिसके बाद वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। ये अदिति इज माइन, आई समझ ये! उसने गुस्से में एक और आदमी की लात मारी, जिससे वो भी दूर जा गिरा। लेकिन अगले ही पल 2 जख्मी लड़के उसकी तरफ कूदे। उन दोनों ने रुद्र को पीछे से पकड़ लिया। ये शब्द देखकर अदिति का कलेजा मुंह को आ गया। वो कांपती हुई आवाज में जोर से चीखी, बचाओ! इस हरामजादी का मुंह बंद करो! फिरोज ने जैसे ही कहा, 2 लड़के उसकी तरफ लपके। अदिति ने पास पड़ी लाठी को उठा लिया। खबरदार मेरी तरफ बढ़े तो! वो गुस्से में तमतमाते हुए उन पर वार करती है, लेकिन अगले ही पल एक आदमी ने उसकी लाठी को पकड़ लिया और उसके बाद उसके मुंह को दबोच लिया। वो छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र उन सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। तेरी तो! तुम्हारा अब क्रियाक्रम करना ही होगा, एक आदमी ने गुस्से में जोर से कहा, और उसके बाद वो रुद्र को लाठी के मारने ही वाला था कि तभी उसके पीछे जोरदार वार हुआ। ये आई आई! वो जोर से चीखा। तभी उन सबके सामने सारव आया। उसके हाथ में लाठी थी। उसने गुस्से में उन सबको घूरकर देखते हुए कहा, शर्म नहीं आती? 6 लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहे हो। तब रुद्र ने भी उसकी तरफ देखा। सारव उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, पार्टनर,
आज बिना डिटर्जेंट के चमकाने वाली धुलाई करनी है, शुरू हो जाओ, उसने कहा और उसके बाद दोनों उन गुंडों पर बुरी तरह से टूट पड़े। जहां सारव डंडे से उन्हें पीट रहा था तो वहीं रुद्र अपने हाथ पांव चला रहा था। तभी एक आदमी की लात ने सारव लड़खड़ा गया और उसके हाथ से डंडा छूट गया। बड़ा शौक चढ़ा था मददगार बनने का। इन दोनों को तो आज जाना ही था, लेकिन अब तुम भी जाओगे, कहते हुए उसने सारव के सिर पर डंडा मारने की कोशिश की। सर, शांभवी की घुटी-घुटी सी चीख निकल गई, लेकिन तभी रुद्र ने दूसरे आदमी को जोरदार मुक्का मारा और सारव को साइड में करके जमीन पर लेटते हुए एक जोरदार किक उसके घुटने पर मार दी, जिससे वो मुंह के बल गिर गया। तब तक सारव भी संभल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए रुद्र को देखा और एक बार फिर उन सब से दोनों भिड़ गए। अदिति को ले जाएगा, साले तेरी तो, रुद्र चिल्लाते हुए उन्हें पीट रहा था। वो दोनों अब उन सब पर भारी पड़ रहे थे। तभी अदिति को पकड़कर रखने वाला आदमी भी उसे छोड़कर उनकी तरफ लपका, लेकिन सारव ने उसे रुद्र के पास जाने से पहले ही रोक लिया। आज तो तुम लोग गए, हम भी पीटेंगे और अभी पुलिस भी आकर तुम्हारी खातिरदारी करेगी। सारव ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहा। सॉरी बॉस, अब हम नहीं लड़ सकते, ये दोनों हम पर भी भारी पड़ रहे हैं, तोड़ डालेंगे, आप भी चलो, उनमें से एक बोला और जंगल की तरफ भाग गया। अबे कहाँ भाग रहा है, रुक ना, पीछे से रुद्र चिल्लाया। रुक, मैं भी आया, तभी एक दूसरा भी बोला और अपनी कॉलर रुद्र से छुड़ाकर भाग गया। इधर सांभवी ने भी तुरंत अदिति के पास पहुंचकर उसे साइड में कर लिया। आर यू ओके, उसने अदिति से पूछा तो वो रोने लगी। मैं ठीक हूँ, उसने रोते हुए कहा। सांभवी ने देखा कि इस हाथापाई के बीच अदिति की गर्दन पर भी खरोंचें आ गई थी। उसने उसे गले से लगा लिया। डोंट बी वरी, ये लोग देख लेंगे, आप संभालिए अपने आप को, उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ सारव और रुद्र से बुरी तरह पिटने के बाद 5 गुंडे तो भाग चुके थे, लेकिन जिसे वो लोग बोश बता रहे थे वो भी उनके हाथ में ही था। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को उठाने की, रुद्र ने उसे मुक्का मारते हुए कहा, जिसके बाद वो सीधा सारव के पास गिरा। वो उठकर संभलता उससे पहले ही सारव ने उसे उठाकर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे वो आपस रुद्र के पास पहुंच गया और वो उसे ऐसे ही पीट रहे थे। तभी सारव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। भाई रुक जाओ, पहले इसकी मुंह दिखाई तो कर लो, नेक ही दिए जा रहे हो तब से, सारव ने कहा तो रुद्र उसका मास्क निकालने की कोशिश करने लगा। मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी को उठाने वाला चेहरा कैसा है, रुद्र ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा। और उसके बाद उसने उसके मास्क को उतारने ही वाला था कि तभी उसने अपनी गन निकाली और फायर कर दी। फायर की आवाज सुनकर वो सब चौंक गए और इतने में उसने उनसे थोड़ा दूर हटकर रुद्र पर पिस्टल तान दी। मेरी तरफ मत बढ़ना वरना मैं गोली मार दूंगा, चुपचाप अदिति को मेरे साथ जाने दे, उसने कहा। अब तेरी तो अदिति जी को ले जाएगा, सारा उसकी तरफ बढ़ा, तभी रुद्र ने उसे रोक लिया। नहीं भाई, इसे तो मैं बताता हूँ, कहते हुए रुद्र उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसने फायर कर दिया। रुद्र नहीं, अदिति और शांभवी दोनों ही चीख निकल गई थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा रुद्र और सारव दोनों जमीन पर पड़े थे। सारव ने उसकी अंगुलियों की हरकत देख ली थी, इसी वजह से उसने रुद्र को नीचे गिरा दिया था। शांभवी और अदिति दौड़कर उन दोनों के पास पहुंची। उठिए, आप दोनों ठीक तो है ना, दोनों ने उन्हें उठाते हुए कहा। वो कहाँ गया, जैसे ही वो संभल कर खड़े हुए रुद्र ने पूछा, क्योंकि तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था। छोड़ो उसे, आप ठीक हो ना, कहते हुए अदिति ने रुद्र को हक कर लिया और रोने लगी। इधर सांभवी भी डर की वजह से सारव से लिपट गई थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उन दोनों ने भी उन्हें वहां अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उनका सिर और माथा चूम लिया। मैं ठीक हूँ, रो मत, सारव ने धीरे से कहा। इधर रुद्र भी अदिति को चुप करवाने में लगा हुआ था। अदिति, अरे पागल, मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत थी उनसे ऐसे भिड़ जाने की, कुछ हो जाता तो, वो अभी भी रो रही थी तो क्या तुम्हें ले जाने देता, और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता था, तुम ज्यादा मत सोचो, बोलते हुए उसने सारव की ओर देखा और फिर दोनों मुस्कुरा पड़े, क्योंकि वो दोनों ही रोए जा रही थी। उन्होंने किसी तरह उन्हें चुप कराकर खुद से अलग किया और फिर रुद्र सारव की ओर बढ़ा। थैंक यू भाई, आपने वक्त पर आकर हमारी हेल्प की, वरना तो पता नहीं, उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। भाई भी बोल रहे हो और थैंक यू भी, ये तो मेरा फर्ज था, और मुझे तो लगता है आप अकेले ही उन्हें पीट देते,
मैं तो बस क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ा था बीच में। सारव ने हंसते हुए कहा और हाथ मिलाने की जगह उसे गले से लगा लिया। नहीं, सच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अदिति मुस्कुराते हुए बोली। सारव जी, सांभवी, सारव जी, आप यहाँ? और क्या हुआ था यहाँ? हमने फायर की आवाज सुनी थी। और ये लोग कौन है? तभी किरण मैम ने दूर से ही आते हुए पूछा। तब तक बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। जी मैम, ये रुद्र है और ये उनकी वाइफ अदिति। कुछ गुंडे इन्हें उठाकर ले जाना चाहते थे। हमने इधर से इन लोगों की आवाज सुनी तो इधर आ गए। वैसे पुलिस को भी फोन कर दिया था सांभवी ने, पर उन्हें थोड़ा टाइम लगता, सो मैं चला आया, सारव ने बताया। ओ, तो आपका नाम सारव है? मैम, सारव ने तो सच में वक्त पर आकर बहुत हेल्प की। और क्या पीटा है भाई? महीने भर पेन किलर लेंगे वो लोग। रुद्र हंसा, जिसके बाद सभी मुस्कुरा दिए। अब माहौल काफी हल्का फुल्का हो चुका था। सच्ची में सर, वाओ, मुझे भी आपकी फाइटिंग देखनी थी। ये शांभवी ना रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी? मैं होती तो पक्का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। आयशा ने मुंह बना लिया। चलिए, अब सब ठीक है तो ऊपर चलते हैं, आइए आप लोग भी, सारव ने कहा। तो वो सभी मंदिर की तरफ बढ़ गए। तब तक वहां पुलिस भी आ गई थी। उन्होंने उन लोगों के बयान ले लिए, लेकिन उनमें से किसी ने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा था, तो ज्यादा कुछ नहीं बता सके। जल्द ही पता लगाने का आश्वासन देकर पुलिस वहां से चली गई थी। बाकी सब भी मंदिर के प्रांगण में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी शांभवी ने उन दोनों को पानी पकड़ाते हुए कहा, लीजिए रुद्र जी, अदिति जी, पानी पीजिए, थैंक यू। वो लोग कुछ देर आपस में बातें करते हैं और साथ में वहां वक्त बिताते हैं। इस दौरान अदिति अब नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन रुद्र न जाने अब क्या सोच रहा था। उसके दिमाग में अब भी उनसे रिलेटेड सवाल कौंध रहे थे। वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने अदिति को किडनैप करवाने के लिए उन्हें भेजा है। वो यही सब सोच रहा था, तभी अदिति खड़ी होकर सबसे बोली, अच्छा सारव जी, किरण मैन, सांभवी, अभी हमें निकलना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सारव जी, आप हमारा कार्ड रख लीजिए, वक्त मिला तो फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं। अदिति ने उन सबसे इजाजत ली। ओके, अब ध्यान रखना आप दोनों, सारव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिसके बाद उसने रुद्र से भी गले लगकर उसे विदा लिया। बाय शांभवी, नाइस टू मीट यू। अदिति ने भी मुस्कुराकर शांभवी को गले से लगा लिया। बाय, प्लीज टेक केयर, शांभवी ने कहा। उसके बाद वो सभी को बाय बोलकर कार से निकल पड़े थे। उन सबके साथ हाथापाई के दौरान रुद्र को एक दो नॉर्मल चोटें आई थी, हालांकि उसने उन सबकी कोई परवाह नहीं की थी। उसके दिमाग में तो अब भी यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने अदिति को किडनैप करवाना चाहा। बर्फ से ढकी मनाली की सोलंग वैली में आज इतनी सुबह सुबह ही बहुत शोर है। अदिति रुद्र को आज यहाँ लेकर आई थी क्योंकि वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वे सुबह जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला सारव भी अपने कॉलेज ग्रुप और सांभवी के साथ वहीं पर ही घूमने के लिए आया हुआ था। यही वजह थी कि एक बार फिर एक दूसरे से मिलने के बाद वे काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन रुद्र अदिति की कल की किडनैपिंग की कोशिश करने वाली घटना के बाद से ही काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहा था। हालांकि वो अदिति के सामने अपनी फीलिंग्स को छिपा सकने में कामयाब हो गया था। वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी पता चले कि वो थोड़ा अपसेट है। हालांकि अदिति को भी कल रात को लग गया था कि वो उदास है। जब उसने पूछा तो उसने बस इतना बताया कि कल वो उस पल काफी ज्यादा डर गया था। वो उसे खोना नहीं चाहता है। यही वजह है कि उसकी बातें सुनकर अदिति को भी एक पल के लिए अच्छा लगा था, जिसके बाद उसने उससे अच्छे से बात की और उसके बाद वो उसके साथ सो गई थी। आज सुबह वो रुद्र के यहाँ इसलिए भी लेकर आई थी ताकि रुद्र का मूड अच्छा हो जाए। लेकिन न जाने रुद्र उस पल क्या सोच रहा था जो उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। हालांकि वो अदिति और सांभवी के साथ मस्ती करते हुए जरूर देख रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदरूनी रूप से वो खुश नजर नहीं आ रहा था। वो इस दौरान अदिति को ही प्यार से देखी जा रहा था। तभी उसे अचानक से अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, ब्रो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कोई और नहीं, सारव था। उसने मुस्कुराकर कहा, हे सारव आप? हाँ भाई, क्या हुआ? तबीयत वबीयत खराब है क्या? यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हो आप? नहीं तो, ऐसे ही लग रहा है आपको। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साइकोलॉजी का टीचर हूँ, शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए भाई मुझसे झूठ तो बिल्कुल मत बोलो आप। चलो अब बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है
जिसकी वजह से आप परेशान नजर आ रहे हो। उसने उसके करीब आकर बैठते हुए पूछा, लेकिन सामने से रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा था। What happened? लग रहा है किसी दुविधा में हो। अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो मुझे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप इतने उदास नजर आ रहे हो। सारव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से कहा, जिसके बाद रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। इस दौरान उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को वो अच्छे से समझ गया था। यही वजह थी कि सारव ने उससे फिर से पूछा, क्या हुआ भाई, अब बता क्यों नहीं रहे हैं? एवरीथिंग फाइन ना? भाभी जी के साथ सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसने सीरियस होकर पूछा तो रुद्र मुस्कुराकर बोला, सब ठीक है, बस ऐसे ही एक डिसीजन नहीं ले पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। किस तरह का डिसीजन, कुछ बताएंगे आप? क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, मुझे बताओ ना। बस ऐसे ही जब कोई अपना ही दगा दे रहा हो भाई तो तकलीफ होती है। मासूम और प्यारे चेहरों के पीछे छिपे हुए इंसान कितने नीच किस्म के हो सकते हैं, इसके बारे में सोचो तो भी घिन आती है। मन करता है आखिर इतने गिरे हुए लोग हमारी ही जिंदगी में क्यों आते हैं, लेकिन अब जब आ गए हैं तो उन्हें सजा दूं या फिर ऐसे ही छोड़ दूं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं मैं। रुद्र उदास होकर बोला। बस इस दौरान उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो उस पल अदिति को भी बीच बीच में देखे जा रहा था। यानी आप भी सेम ही सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में अर्जुन था। मतलब समझा नहीं। मतलब यही कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध के पहले दिन मैदान में उतरा तो वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो आखिर अपने ही भाइयों और पितामह भीष्म के खिलाफ युद्ध कैसे करे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया, जो तुम्हारे सामने है वो तेरे अपने हैं, तुम ये सोचकर युद्ध में ना उतरो, बल्कि ये सोचकर उतरो कि जो तेरे सामने है वो अधर्मी है। उन्होंने तुम्हारी पत्नी के साथ ज्यादती की है, उसका भरी सभा में अपमान किया था। ऐसे में आज ये जो तेरे सामने है वो तेरे अपने नहीं बल्कि वो अधर्मी है, और अधर्म का साथ देने वाला एक धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति का दुश्मन होना चाहिए। उसका वध करने के लिए एक पल के लिए भी विचार नहीं करना चाहिए। ऐसी ही न जाने कितनी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध लड़ने का डिसीजन ले लिया था। तो फिर आपके हिसाब से मुझे भी वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया था? रुद्र ने उसकी आंखों में देखकर उसे पूछा। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी ने सही मायने में आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, निष्ठा की है, तो फिर आपको उसे सजा देने का पूरा अधिकार है। फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, माता पिता या कुछ भी। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो फिर आपको उसे सजा देने का पूरा अधिकार है। ऐसे में फिर निर्णय लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी रिश्तों से अपना पराया नहीं होता है। किसी की माँ भी अपने बेटे के साथ गलत कर सकती है, तो किसी की पत्नी भी अपने पति को धोखा दे सकती है, तो कोई भाई दगा कर सकता है। ऐसे में फिर हम अगर अच्छाई का राग अलापेंगे और जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसे सजा नहीं देंगे, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अत्याचार सहने की आदत पड़ गई है। अगर हम बुराई के खिलाफ ये सोचकर खड़े नहीं होंगे कि हमारे साथ बुरा करने वाले तो रिश्ते में हमारा कोई अपना ही है, तो फिर इतना जान लीजिए वैसा अपना मौका मिलने पर आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां से निकलना आपके लिए फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सारव ने अपनी बात को क्लियर किया। इसका मतलब मुझे इमोशनल फुल नहीं बनना है, मुझे वही करना है जो सही है। बिल्कुल, बुराई किसी भी रूप में हो उसका खात्मा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि अधर्मी चाहे आपके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ होने में कोई बुराई नहीं है। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या सच में उसे वही करना चाहिए जो सारव ने उसे बताया है। हालांकि इतना जरूर था कि अब सारव ने उसके माइंड को क्लियर कर दिया था कि भले ही कोई आपके कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो आपको उसे सजा देने का पूरा अधिकार है। वो यही सब सोच रहा था, तभी सारव ने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या हुआ भाई, अब क्या सोच रहे हो? यही कि सच में आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी, वरना मेरे लिए तो ये डिसीजन लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। थैंक यू अगेन। रुद्र ने हल्की सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। आप भी ना, एक तरफ मुझे भाई भी बोल रहे हैं और थैंक यू भी, ये सही नहीं है। सारव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो रुद्र ने एक पल के लिए उसकी तरफ घुरकर देखा, उसके बाद मुस्कुरा दिया। ओके, नहीं बोलूंगा। तो फिर चलो हम
सफरिंग करते हैं, पर मुझे तो नहीं आती है। रुद्र ने अजीब सा मुंह बनाया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा आपको सफरिंग। सारव ने खड़े होकर उसका हाथ खींचते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र भी खड़ा हो गया। इस दौरान रुद्र एक पल के लिए फिर से उसकी बातों के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये भी सच था कि अब वो काफी हद तक समझ चुका था कि उसे क्या करना है। हालांकि ये भी सच था कि उसके लिए किसी भी तरह का निर्णय लेना इतना आसान तो नहीं रहने वाला है। इस दौरान वो बार बार अदिति को भी देखे जा रहा था। वो उस पल काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। हालांकि उस पल सारव के साथ होने के चलते रुद्र उसकी तरफ नहीं गया था। ऊपर से इस दौरान अदिति शांभवी के साथ अब किसी सीरियस मैटर पर बात कर रही थी। ये भी एक वजह थी कि उसने उन दोनों के बीच दखल देने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। यही वजह थी कि उसने अब सारव के साथ ही वक्त बिताने के बारे में सोचा। करीब 15 दिन बाद, उस वक्त सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रुद्र नहा धोकर तैयार हो चुका था, तो वहीं अदिति तैयार होने के लिए गई हुई थी, क्योंकि आज उन दोनों ने तय किया था कि वो दिल्ली वापस जाएंगे। आखिर उन्हें वहां मनाली के उसी गांव में रहते हुए करीब 1 महीना जो बीत गया था। इस दौरान उन दोनों ने केवल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम ही स्पेंड नहीं किया था, बल्कि रुद्र भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि पिछले 15 दिनों के दौरान रह रहकर रुद्र कई बार सोचने लग जाता था, लेकिन सारव की कही बात उसे अब अच्छे से याद थी। यही वजह थी कि उसने अब ठान लिया था कि उसे क्या करना है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से अदिति रूम के अंदर आई। एक पल के लिए जब उसने अदिति को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यही वजह थी कि वो उसकी तरफ मुस्कुराकर बढ़ा। उसे यूं मुस्कुराकर अपनी तरफ आते हुए देखकर अदिति बोली, क्या हुआ पतिदेव, आज बड़े खुश लग रहे हो? बस ऐसे ही। क्यों, मुझे खुश नहीं होना चाहिए था? उसने उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछा, अदिति ने प्यारा सा मुंह बनाया। अच्छा, वैसे तुम अब दिनों दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके बाद अपनी बाहों में भर लिया। तभी अदिति जोर से बोली, आउच, इतना जोर से तो टकराई ही नहीं थी तुम कि इतनी एक्टिंग करो। सच्ची में लगी थी, अदिति ने प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, पर मुझे लगा एक्टिंग कर रही हो। हैं, बड़े आए, मानती हूँ मुझे एक्टिंग आती है ठीक ठाक, मगर फिलहाल मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। अच्छा, इतने अच्छे एक्टर हो तुम। हाँ, क्यों, आपको कोई शक है मुझ पर? शक नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक्टिंग में बीट करो। रुद्र ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही मेरी जान की मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम मुझसे अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती हो। ओह, बड़े आए, खुद को लियोनार्दो द कैप्रियो समझने की भूल मत कीजिए। आई समझ, अगर आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, फिर प्रैक्टिस करती रहना। पर क्यों? अदिति को उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। क्यों का जवाब कभी बाद में दूंगा मैं तुम्हें, बस ऐसे ही एक्टिंग करती रहो। क्या पता अब हम इन फ्यूचर किसी फिल्म में काम कर ले। रुद्र ने चुटकी ली। मुझे नहीं करनी कोई फिल्म विल्म, उसने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, पर मेरे लिए तो तुम कर ही सकती हो। स्क्रिप्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस प्रैक्टिस करना। परफॉर्मेंस कब देनी है तुम्हें ये भी मैं बता दूंगा। ओके, मुझे आपकी बातें कुछ खास समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन आप जो बोलोगे वही सही है। उसने इतना कहा और उसके बाद उसके गले से लग गई। चलो अब ज्यादा देर मत लगाओ, तुम लगेज पैक करो, तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट करके आ रहा हूँ। हमें जल्दी ही निकलना होगा। पहले हम लखनऊ जाएंगे, वहां से अगस्त्या को पिक करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है। वो इतना बोली और उसके बाद सामान पैक करने लगी। करीब घंटे भर के बाद वो ब्रेकफास्ट करके शिमला के लिए निकल गए। रास्ते भर में उन्होंने साक्षी के भाई को मकान की चाबी वापस दे दी थी। इस दौरान रुद्र ने साक्षी के भाई का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं उसने साक्षी से भी कॉल पर बात की। उसके बाद वे लोग शिमला से लखनऊ के लिए निकल गए। रास्ते में जाने के दौरान विराज अपनी तरफ से अदिति को किडनैप करवाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि हिमाचल पुलिस उस दिन की घटना के बाद हाई अलर्ट पर आ चुकी थी और यही वजह थी कि हिमाचल पुलिस की मौजूदगी में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि इस दौरान वो प्लान बी पर जरूर काम कर रहा था। उसने इस दौरान नयनतारा और माया दोनों को ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो रुद्र और अदिति को यह एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने देगी कि
वो दोनों उन दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। यही वजह थी कि माया और नयनतारा पहले से ही तैयारियां कर चुकी थी। हालांकि उन्हें इस बात का ताज्जुब जरूर हो रहा था कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से रुद्र ने होश आने के बाद अदिति को कुछ नहीं कहा। लेकिन वे इतना जरूर जानती थी कि अदिति से वो प्यार करता है। ऐसे में अगर अदिति ने उसे कुछ गलत भी बोला है तो भी वो मान गया होगा। यही सोचकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी। इधर दूसरी तरफ काफी लंबे सफर के बाद रुद्र अदिति पहले लखनऊ पहुंचे, जहां वे 2 दिन के लिए ठहरे। इन 2 दिनों में उन सब ने काफी एंजॉय किया। यही नहीं, एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद अब अदिति के पापा की तबीयत काफी ठीक होने लगी थी। इस दौरान अदिति ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी कि वो अपने पापा का इलाज करवा रही है, क्योंकि उसे अब तक इस बात का शक था कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है उसके पापा का इलाज करने वाले डॉक्टर तक भी नयनतारा पहुंच जाए। खैर, जब रुद्र को उसके पापा की सुधार होती तबीयत का पता चला तो उसे बहुत अच्छा लगा। अब वो अपने हाथ पैर खुद ही मूव करवाने लगे थे। यही वजह थी कि अब अदिति को भी काफी अच्छा लग रहा था। इस तरह से वहां 2 दिन अच्छे से रहने के बाद रुद्र और अदिति दोनों ही अवस्था को साथ लेकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। वहां पहुंचने से पहले रुद्र ने अपनी दादी माँ को कॉल करके सब बता दिया था कि वो दोनों कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। यही वजह थी कि पूरे 1 महीने के बाद रुद्र के ठीक होकर घर लौटने की खुशी दादी माँ के भी सिर चढ़कर बोल रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा और माया दोनों ही बहुत गुस्से में थी। उन्होंने उस पल विराज को कॉल लगा रखा था। कब हमें विराज रुद्र की जायदाद मिलेगी? पिछले 7 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है हमें साजिश करते हुए, लेकिन हर बार हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। अब देखो, पूरा प्लान करके उस दिन हमें रुद्र को बेहोश करवा दिया। उसे सिजोफ्रेनिया का अटैक भी आ चुका था और कोमा में भी चला गया था। फिर डॉक्टर की मदद भी हमने पासा पलटने की कोशिश की, लेकिन उस कमीनी अदिति ने ऐन मौके पर सब गड़बड़ कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर अब ये प्रॉपर्टी हमारी कब होगी। नयनतारा अपना सिर पीट रही थी। तुम फिक्र ना करो मॉम, ये प्रॉपर्टी तो मैं लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब क्या करोगे तुम? है एक प्लान जिसका इस्तेमाल मुझे करना ही होगा, लेकिन वो बहुत रिस्की है। बताओ तो सही, उसकी माँ बोली। अभी नहीं, पहले अच्छे से इस प्लान को तैयार कर लो उसके बाद। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए, अब ये प्रॉपर्टी हमारी होकर ही रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा और माया दोनों ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर विराज अब क्या सोच रहा है, उसका प्लान क्या होगा जिसकी हेल्प से पूरी प्रॉपर्टी अब उनकी हो जाएगी। हालांकि क्या रुद्र उन्हें ये मौका देगा, ये एक बड़ा सवाल था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? दिल्ली जाकर रुद्र आखिर क्या फैसला लेगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।